रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड हार्टेड क्रिमिनल एपिसोड 11 ग्लास डोर पैलेस। चाहत मान खुशी और विराज मान के घर पहुंचे तो वह जगह पहले से और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। गार्डन में कई तरह के अलग फूलों को लगा दिया गया था और फाउंटेन जो पहले काफी छोटा था उसे उसे बड़ा कर दिया गया था। अंदर जाकर उन्होंने देखा जिस घर में कोई मौजूद नहीं रहता था आज वहां नौकरों की लाइन लगी थी। हेड बटलर ने आगे आकर उन सबको विश करा। खुशी ने आगे आकर मान और चाहत को दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, तुम लोग अंदर कहाँ आ रहे हो, यही रुको। ये कहकर खुशी दौड़ते हुए अंदर चली गई। चाहत कंफ्यूज होकर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अपना सिर उठाकर मान की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए आगे देख रहा था। मान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। कुछ मिनट बाद खुशी अपने हाथ में एक कुमकुम की थाली और चावल का कलश लेकर आई। उसने चावल के कलश को नीचे रख कुमकुम की थाली साइड रखते हुए कहा, चाहत इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराओ और फिर थाल में पैर रखकर अंदर आओ। खुशी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे चाहत ने वो अच्छे से पूरा किया और घर के अंदर आ गई। अंदर आने पर उसने देखा वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। मान ने चाहत का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। वह बैठे लोगों ने जल्दी से खड़े होकर मान की तरफ दौड़ लगाई और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो उसे मारने लगी, उसे बुरी तरह मार रहे थे और पीछे खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे। मान ने दर्द से कराते हुए कहा, सालो छोड़ो मुझे, तुम लोग कितना मारोगे, थोड़ी तो शर्म करो, मेरी अभी शादी हुई है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग चाचा कैसे बनोगे। एक लड़का जिसने येलो कलर की शर्ट और जीन्स पहनी थी उसने कहा, वो तो बाद में देखेंगे, पहले तुम मार खा। ये कहते हुए वह लगातार उसे मारे जा रहा था। चाहत की आंखें हर बीते पल के साथ कोल्ड होती जा रही थी। सॉफ्टनेस जो थोड़ी देर पहले वह अपने अंदर लेकर चल रही थी अब उसके डरावने ऑरा में चेंज हो रही थी। उसने अपने धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, उसे छोड़ो। उसकी आवाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि मान को मार रहे सारे लोग चुप हो गए और उसे दूर हटने लगे। जैसे ही उन्होंने चाहत के उस गुस्से से लाल और डरावने चेहरे को देखा वह सहम गए। एक लड़के ने मान की शर्ट को खींचते हुए कहा, भाई तू इसे कहां से लाया है, क्या तुझे पूरी दुनिया में ही मिली थी, देख तो ऐसे देख रही है जैसे अभी मर्डर कर देगी। मान ने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा, हाँ वह पहले ही कई मर्डर कर चुकी है, तेरा भी कर देगी तो अच्छा ही होगा, धरती से बोझ कम हो जाएगा। उस लड़के ने मान की पेट में कोहनी मारी। मान ने कहा, ऋतिक अब तो रुक जा। पूर्ण विराम। ऋतिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कहा, क्यों, ताकि तू और बिगड़ जाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गर्लफ्रेंड बनाने की, शादी करने की। अगर विराज भाई ने हम सबको ग्रुप में मैसेज नहीं किया होता और तेरा कोर्ट में जाते हुए फोटो नहीं भेजा होता तो हमें विश्वास ही नहीं होता और हम सब अपने सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ नहीं आते। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की वह बाकी सारे लड़के भी उसके पास आ गए। ब्लैक शर्ट वाले लड़के ने कहा, यह सही कह रहा है, हमें कहता था कि अपन सब हमेशा सन्यासी रहेंगे, लड़कियों से दूर रहेंगे, और खुद ने क्या किया, गर्लफ्रेंड भी बनाई और शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। मान ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों ये सब बताने की। ये कहकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसे विराज कहीं दिखाई नहीं दिया। ब्लैक शर्ट वाले लड़का जिसका नाम कुछ था उसने कहा, विराज भाई को कहाँ ढूंढ रहा है, हमारी बात सुन। ये कहकर वो उसने उसे खींचकर लिविंग रूम में सोफे पर पटक चुका था। चाहत अभी भी कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग मान को मार रहे थे वह उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा था। मान ने चाहत की तरफ देखा और वह उसके मन की बात को समझ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया। चाहत उसके पास जाकर बैठ गई और वह सारे लड़के भी उसके आसपास बैठ गए। वो सब अपनी चमकती हुई आंखों से उसे ही घूर रहे थे जिससे चाहत अनकंफर्टेबल हो रही थी। मान ने चाहत को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी तेज आवाज में कहा, उसे देखना बंद करो। सारे लोग अपनी नजर इधर उधर घूमने लगे और अपना सिर खुजने जाने लगे। चाहत को ऐसा लग रहा था कि वह कई सारे मान जैसे लोगों के बीच में बैठी है जिसकी हरकतें उसकी तरह ही है। मान ने वहां बैठे लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरे दोस्त हैं। चाहत ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि दोस्त ऐसे होते हैं। मान ने उसके सर को सहलाया और कहा, कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं। ऋतिक ने चाहत का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ भाभी, हम सब ऐसे ही हैं और बस इससे थोड़ा सा नाराज थे क्योंकि इसने आपके बारे में हमें नहीं बताया। कुश ने मान को घूरते हुए कहा, मुझे भी नहीं बताया, जबकि इसकी और कंपनी पिछले 2 हफ्ते से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और हम इतनी बार मिल चुके हैं तब भी यह भाभी को अपनी सेक्रेटरी बताता था। तभी वहां बैठे 3 लोग जिनका नाम रोहन, आयुष और वंश था, उन्होंने आगे आकर कहा, ये सही कह रहा है, हम भी इससे 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं पर तब भी इसने ऐसा कुछ नहीं बताया।
रोहन ने कहा, मैं तो इसके कारण अपनी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट छोड़कर आया हूं, तुझे पता भी मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तेरे कारण मेरा पब्लिशिंग हाउस बंद हो जाएगा। खुशी जो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरकर बैठी थी और उस एंजॉयमेंट झगड़े को देख रही थी, उसने कहा, पब्लिशिंग हाउस। रोहन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, RS पब्लिशिंग हाउस आपने सुना होगा। खुशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, दिल्ली का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस जहाँ की छपी हुई बुक्स सबसे ज्यादा फेमस होती है और वो बहुत कम बुक पब्लिश करते हैं, तो क्या वो आपका है? खुशी ध्यान से रोहन को देख रही थी, जिसके ब्राउन कलर की आइज और ब्राउन बाल उसकी डार्क स्किन टोन बहुत अच्छे लग रहे थे। वो काफी हैंडसम और मशक्यूला था और उसकी उम्र भी मान जितनी ही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इतनी कम उम्र का लड़का होगा। कुश ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है? मान ने कहा, हम सब ने अपने अपने ड्रीम्स से साथ में शुरू किए थे और वह भी 19 साल की उम्र में। कुश की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऋतिक एक एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है, आयुष एक पायलट होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट कंट्रोल करता है और वंश एक पॉलिटिशियन है और अगले साल होने वाले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें नॉमिनी के रूप में वह जाने वाला है। अब तो खुशी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके सामने इतने सारे सक्सेसफुल लोग बैठे थे कि अब उसकी वहां बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह खुद को छोटा समझ रही थी। वह अपनी सोच में ही थी कि उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ जिसकी गर्माहट उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। विराज जो काफी देर से खुशी की तरफ देखते हुए उसके पीछे खड़ा था, वह ना जाने क्यों पर उसकी फीलिंग समझ चुका था। उसने सामने देखते हुए कहा, मिस खुशी जनता सेवा विभाग में है। ये सुनकर सब खुशी की तरफ देखने लगे और उन सब के चेहरे पर एक छुपा हुआ शौक था। वहां मौजूद सारे लोग जानते थे कि जनता सेवा विभाग सिर्फ आगे क्या फ्रेम है और उसके पीछे कितना बड़ा काम किया जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि खुशी इतने बड़े ऑफिसर ग्रुप से जुड़ी होगी। वंश ने अपनी आंखों को छोटा कर कर अपनी गहरी आवाज में कहा, तो आप जनता सेवा विभाग से हैं? खुशी ने अपनी पीठ सीधी करके वंश की तरफ देखा, क्योंकि वह पॉलिटिशियन था और अगले साल पीएम के चुनाव में भाग लेने वाला था, तो जाहिर सी बात थी कि वह उसके बारे में अच्छे से जानता था। उसने अपना इंट्रो देते हुए कहा, यस सर, आई एम खुशी धनराज, सेवा विभाग की सीनियर मैनेजर। आपसे मिलकर खुशी हुई। यह कर खड़ी हुई और उसने अपना हाथ की तरफ बढ़ा दिया। वह उससे काफी इम्प्रेस था और ये जानकर थोड़ा सा हैरान कि खुशी इतनी बड़ी पोस्ट पर है। वहां सबकी पोस्ट रिकॉर्ड वर्ड थे। उसने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और कहा, सच में जनता सेवा विभाग में काफी अच्छे लोग हैं, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। खुशी को लग रहा था कि शायद सिर्फ वंश उसे पहचानता है, पर वह इस बात से अनजान थे कि वहां मौजूद सारे लोग अपने अपने कनेक्शन के जरिए उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ विराज ये देखकर कि वह वंश खुशी के हाथ को कब से पकड़ कर खड़ा था, गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बनाए। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि खुशी इतनी देर से मुस्कुराते हुए वंश से बात कर रही थी। उसने खुद से कहा, इससे तो ऐसे बात कर रही है जैसे यह इसे बचपन से जानती हो और मुझसे झगड़ा करके बैठी है रहती है और मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। खुशी धनराज, तुम अब ज्यादा कर रही हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि विराज खुराना कौन है। ये कहते हुए वह घूरकर उन दोनों की हाथ की तरफ देख रहा था। ग्लास डोर पैलेस बड़ा डाइनिंग हॉल लोगों से भरा था। वहां बहुत चहल पहल का माहौल था, जिसे देखकर मान की होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने कसके चाहत का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वह उनके ठंडीपन को दूर कर सके, पर वह चाह कर भी उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की गर्माहट से गर्म नहीं कर पा रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर चाहत की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर घबरा रही थी। उसकी पकड़ मान के हाथ पर मजबूर होती जा रही थी। मान ने धीरे से उसकी हाथ को सहनाया और कहा, क्या तुम घबरा रही हो? ये सुनकर चाहत की नजरें मान के हैंडसम चेहरे पर चली गई, जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। उसकी वह प्यारी सी मुस्कुराहट चाहत अपने दिल से पसंद करती थी। उसने नामे गर्दन हिलाई और वापस सामने देखने लगी। ऋतिक ने अपनी सफाई में कहा, मिस्टर मान खुराना, क्या तुम हमें खाना खिलाने वाले हो या नहीं? मैं तेरे बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ का खाना अच्छा नहीं हुआ तो वह सारा उठाकर तेरे सर पर फेंक दूंगा। कुश ने कहा, हम इससे बेहतर भी एक काम कर सकते हैं, इसका एक वीडियो बनाकर जब तू इसके सर पर खाना फेंक रहा होगा तेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के चैनल पर अपलोड कर देंगे, वैसे भी उसके तो काफी फॉलोअर्स है। वंश ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मेरी कनेक्शन के जरिए पूरे इंडिया में वो वीडियो दिखा सकता हूँ। मान ने मुंह बनाकर उन सब की तरफ देखा और कहा, भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे।
कुश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहा, कितना मजा आएगा, इसके कंपनी के सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे और फिर ये गरीब हो जाएगा और फिर इसकी बीवी से छोड़ देगी। अब जब यह उसे कुछ दिला नहीं पाएगा और खिला नहीं पाएगा तो वो इसके पास क्यों रहेगी। वहां मौजूद सारे लड़के कुश की बात सुनकर हाँ में सर हिला रहे थे, जैसे वह उसकी बात से सहमत हो। खुशी ने मान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चुप रहो, मेरे जीजा जी को परेशान मत करो। तुम लोगों को क्या लगता है चाहत सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ है? अगर ऐसा होता तो मिस्टर मान खुराना कब का उसे छोड़ चुके होते। इस बात से सभी एग्री करते थे, क्योंकि जितना उन्होंने चाहत को ऑब्जर्व किया था वह उन्हें लालची, घमंडी और बाकी लड़कियों की तरह नहीं लग रही थी। उन सब की नजर चाहत पर गई, जिसने महंगे दिए डिजाइनर सूट को हटा दिया था और इस समय एक टी शर्ट और लोअर में बैठी थी। उसके सारे बाल जुड़े में बने थे और उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर फिर भी वह एक अलग ही ग्लो के साथ चमक रहा था। उन लोगों ने वहां पहुंचने के बाद से ना ही उसे मुस्कुराते हुए ना ही गुस्सा करते हुए देखा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वह सिर्फ ऐसा है। इसलिए वो सब थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि मान एक जॉयफुल इंसान था और अमान का इस तरह की लड़की को पसंद आना उन लोगों के लिए काफी रेयर बात थी। आयुष ने अपने फोन में फ्रेंड्स ग्रुप को खोलते हुए कहा, मुझे लगता है हम सबको भाभी को ऐड करना चाहिए। ये सुनते ही वह मौजूद सारे लड़के एक्साइटेड हो गए और अपना अपना फोन निकालकर मान की तरफ देखने लगे। मान ने उन सब को बुरा तरह घूरा। वो चाहत की फोन को अच्छे से जानता था, जिसमें उसके खुशी के और कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के अलावा किसी का नंबर नहीं था। वह अपने बकवास दोस्तों के साथ उसे बिल्कुल ऐड नहीं करवाना चाहता था, जो उसे ना जाने क्या क्या सिखा देंगे। उसकी मासूम सी बीवी जो बातों को नहीं समझ पाती थी, वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ सकती थी उसके दोस्तों के कारण। मान कुछ कहने वाला था कि चाहत ने अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं फोन यूज नहीं करती। हाँ, वह फोन यूज नहीं करती थी, सिवाय जरूरी काम होने के। यहाँ तक कि वह मान या फिर खुशी को भी फोन नहीं करती थी। वह तो मान ही था जो उसे फोन करके परेशान करता था। चाहत के जवाब को सुनकर मान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और बाकी सब का चेहरा मायूस हो गया। खुशी को उसका पफी फेस देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वह अपनी मस्ती में खोई हुई थी कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे सुनकर उसकी आंखें अलर्ट हो गई। वह एक स्पेशल रिंगटोन थी, जिसे खुशी ने सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस के लिए लगाया था। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा वह उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, मैं 1 मिनट में आई। वह लोकेशन को ट्रैक करते हुए निकल गई जो उसकी फोन में दिखाई जा रही थी। वो लोकेशन मान के पैलेस के अंदर की ही थी। जब खाली और अंधेरे कमरे में पहुंची तो उसे वहां पर एक छोटा सा डिवाइस दिखा, जिसमें एक लाइट चमक रही थी। जैसे ही वह उस डिवाइस के पास पहुंची, उसके फोन से आवाज आने लगी। ध्यान से उस डिवाइस को देखने के बाद उसने उसे अपने फोन से स्कैन किया और यह जानने के बाद कि उसमें किसी तरह का बम नहीं लगा है, उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे प्रेस किया, उसके अंदर से काफी सारा पानी खुशी के चेहरे पर खुशी आ गया। खुशी ने डिवाइस जल्दी नीचे फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद उस डिवाइस में कोई जहरीला पदार्थ होगा। वह अपने चेहरे को साफ करने लगी, तभी से महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया है। खुशी का पहला रिएक्शन था अपने पिछले पैर को मोड़कर उस इंसान पर वार करने का, पर शायद वह इंसान इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने एक हाथ से उसके पैर को रोक लिया। खुशी अपना सिर उठाकर उस इंसान की तरफ देख रही थी और जैसे ही उसने उसे पहचाना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, विराट छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, वह भी दोबारा एक बार से तुम्हारा मन नहीं भरा है। विराट जो उसकी घबराहट को देखकर उस कॉरिडोर से बाहर आ गया था और उसे संभालना चाहता था, उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो गया। उसने उसे पकड़कर दीवार से सटाकर खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो और तुम क्या हो? क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं है जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूं? क्या तुम्हें याद है कि कल वो पहला कौन था जो आगे आया था? वो मैं नहीं था, वो तुम थी जिसे मेरी जरूरत थी और उसने मुझे वहां से नहीं जाने दिया था। लेकिन तुम इस बात को क्यों सोचोगी? क्योंकि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, इनोसेंट होती है। अपनी हर गलती ढूंढो, अपने दिमाग की फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी तो तुम्हारे नेल्सन मेरी बेक में क्यों है? तुम्हारे लव बाइट्स मेरी चेस्ट पर क्यों है? वो सब हम दोनों की मर्जी से हुआ था। अपने शरीर के निशान तुमने देख लिए, पर मेरा क्या? क्या तुम मुझे उस गिल्ट में छोड़ना चाहती हो जो मेरा है ही नहीं? खुशी चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। वह जानती थी कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे यह विश्वास था कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। पर फिर भी विराज की आंखों में दिख रहे सच और विश्वास को वह झुठला नहीं सकती थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, वह सिर्फ एक पल था और वह जा चुका है। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि मुझे वह याद नहीं है।
विराज ने अपनी गहरी आंखों से उसकी नेक की तरफ देखा जहां पर एक लाल रंग का निशान बना था जो कि उसका ही दिया हुआ था, और उस पर किस करते हुए उसने कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? चलो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाता हूँ। ये कहते हुए वो उसकी नेक से होते हुए उसी गर्दन तक उसे किस कर रहा था। उसका एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ उसकी शर्ट के बटन पे था जिसे वो धीरे धीरे ओपन कर रहा था। खुशी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। जब विराज के होंठ उसकी गर्दन को छुए थे तभी वह अपना दिमाग खो चुकी थी और उसे अपने दिमाग में कल रात की धुंधली यादें दिखाई दे रही थी। वह एहसास, खुशबू और वह छुअन उसे इतनी जानी पहचानी लग रही थी जैसे वह उसके रूह से जुड़ी हो। उसे नहीं पता चला कि उसकी शर्ट उसके शरीर से कब अलग हो गई और विराज बेतहाशा उसकी चेस्ट पर किस करने लगा जिससे खुशी के होठों से तेरी सांसों के साथ आवाज निकल रही थी जो विराज को उसका कंट्रोल करने पर मजबूर कर रही थी। खुशी का चेहरा अपने हाथों में भरकर वो उसके होठों के पास फुसफुसाया, भले ही तुम्हारे दिमाग को कुछ याद नहीं पर तुम्हारे दिल और तुम्हारे शरीर को सब याद है। ये कहते हुए उसने अपने होंठ खुशी के होठों से जोड़ दिया और पैशनेटली उसे किस करने लगा। मान ने आसपास देखते हुए कहा, भाई कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? चाहत भी अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर खुशी को भी ढूंढ रही थी जो काफी देर से वहां से गई हुई थी। वो उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, मैं देखती हूँ। ये कहकर वो बिना किसी के जवाब को सुने हुए तेजी से वहां से गायब हो गई। मान उसको वहां से ज्यादा देख रहा था जो उसकी सेवियर थी। चाहत के वहां से जाते ही वहां मौजूद सारे लड़के भूखे भेड़ियों की तरह मान के ऊपर कूद पड़े। कुछ ने कहा, भाई फिर तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ? क्या तूने उससे किस करा? ऋतिक ने कहा, बकवास मत करो, आजकल किस कौन करता है? क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए? आयुष ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुझसे कुछ हो पाया होगा, तभी वो इतनी शांत शांत रहती है और चुपचाप तेरी सारी बातें मानती है। ये सुनकर सारे लोग हमें गर्दन हिलाने लगे। वंश कब से शांत बैठा मान को देख रहा था। उसने कहा, क्या तू सच में उससे प्यार करता है? ये सुनते ही सबकी नजर वंश पर चली गई। वह जानते थे वह हमेशा सीरियस रहता था और बहुत कम ही लोगों से बात करता था, पर यहाँ आने के बाद उसने अपने आप को एक अलग इंसान के रूप में दिखाया था जो उसके पॉलिटिकल रूप से अलग था। वह एक कोल्ड और स्ट्रेटफॉरवर्ड इंसान था जिससे हर पॉलिटिशियन डरता था क्योंकि वह किस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होता था और जो गलत काम करता था वह उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता था। वंश की बात को सुनकर मान चुप हो गया। वह चाहत के लिए एक ऐसा एहसास महसूस करता था जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। अपनापन, दोस्ती, खुशी, वह सब उसे चाहत में मिलती थी। भले ही वह कभी कुछ नहीं कहती थी पर उसकी खामोशी हमेशा मान की दिल को छू जाती है और इन सभी चीजों को उसने प्यार ही समझा था। पर अब वह भी सोच रहा था कि क्या वह सच में उससे प्यार करता है। ये सोचते हुए उसके दिमाग में उनकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक के सारे पल घूमने लगे और उन खूबसूरत पलों को याद करते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से वंश की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम सब जानते हो मेरी लाइफ कैसी रही है और मेरे पास कभी कोई नहीं था, पर चाहत वह इंसान है जो मेरे पास रही और इसके अपने पास होने पर मैं यह महसूस कर पाता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, लाइफ में बचपन से सब छिना है पर चाहत को देकर उसने उस सब चीजों की भरपाई भी की है। ये सुनकर वो सारे लोग खामोश हो गए। उन लोगों ने मान के स्ट्रगल को देखा था। इंडिया से बाहर उसके पिता ने जब उसे पढ़ाई करने भेजा था तो वो अपने सारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता था और एक टाइम खाना खाकर गुजारा करता था। यहाँ तक कि वह कभी कभी पूरे दिन भर और रात भर भूखा रहकर अपने बिजनेस का काम करने के साथ पढ़ाई भी किया करता था। कॉलेज फीस न भर पाने के कारण उसने कई बार पार्ट टाइम जॉब भी की थी और नाइट क्लब में बारटेंडर की नौकरी भी, पर वो उसका अपना स्ट्रगल था जिसे उसने सबसे छुपा के रखा था। उसके दोस्तों के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता था। खाली कॉरिडोर में विराज अभी भी खुशी को किस कर रहा था। उसका एक हाथ खुशी की बेक पर था और दूसरा उसके गले के पीछे। वह उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। खुशी भी उसके मेकअप से इन्वॉल्व चुकी थी और अब वह दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। विराज ने महसूस किया कि किसी के कदमों की आवाज वहां आ रही है। उसने जल्दी से खुशी को उसकी कमर से पकड़कर उठाया और उस किस को ना तोड़ते हुए थोड़ी दूरी पर बने एक कमरे में उसे ले गया। दरवाजा बंद होते ही खुशी ने विराज को जोर से धक्का दिया। वह उस आवाज से अपने सेंस में लौट आई थी। उसने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम करना क्या चाहते हो? विराज ने अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाया और अपने खतरनाक नजरों से उसे घूमते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पर सिर्फ मेरा राइट है और किसी का नहीं।
उसकी आवाज धीमी और शार्प थी, जिसे सुनकर खुशी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों विराज की बात के अगेंस्ट नहीं जा पा रही थी। वह उसे अब एक सिंपल डॉक्टर नहीं लग रहा था। उसने अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए कहा, मुझे बताओ तुम हो कौन? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। आखिर ऐसा क्या है तुम में जो मुझे यह नहीं मानने देता कि तुम सिंपल इंसान हो? ये सुनकर विराज की होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अब तक वह खुशी के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसने उसे धक्का देकर बेड कर गिराया और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, ये तुम्हें जानना होगा कि मैं कौन हूं। अगर तुम इतना भी नहीं पता कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम में वह काबिलियत ही नहीं है कि तुम नैतिक तिवारी का केस हैंडल कर सको। विराज के शरीर की गर्माहट को अपने ऊपर महसूस करते हुए खुशी पहले ही अपना दिमाग हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मुझसे दूर हटो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी उसके दिमाग से अलग रिएक्ट कर रही थी। वह विराज के करीब जाना चाहती थी, इतना कि वह उससे कभी अलग ना हो सके, ये सोचते हुए कि वह शायद उस इंसान को अपने दिल में रखने लगी है। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। विराज ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम्हें ये सब गलत लगता है तो फिर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती क्यों? तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल सिर्फ मेरे पास रहना चाहती है। खुशी, इस बात के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम अब वो शादी करो। तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। खुशी ने अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके पास कभी कोई नहीं था जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। पिता जिसने उसे बचपन में ही अनाथ की तरह छोड़ दिया था और सिर्फ पैसों पर पाला था, वह उसके लिए कोई नहीं था। और माँ जिसकी ममता उसे कभी नहीं मिली, उसके लिए को तरसती थी। और अब उसे डर लगता था कि अगर वह फिर किसी से प्यार करेगी तो उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। अपने आप को मजबूत करते हुए उसने कहा, बेहतर यही होगा कि हम अलग हों। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वह सिर्फ एक रात थी। तुम उसे इतना आगे मत ले जाओ। विराज की सोच रहा था कि शायद खुशी अपनी फीलिंग को अपना लेगी, पर उसकी बात सुनकर वो गुस्सा हो गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम सच में ये सब छोड़ देना चाहती हो? चलो देखते हैं तुम अब क्या करोगी। ये कहकर उसने खुशी की पूरी बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया। खुशी स्ट्रगल करते हुए खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर विराज की स्ट्रेंथ के आगे उसे अपनी पावर कम लग रही थी। वह काफी हैरान थी क्योंकि उसके सामने अच्छे से अच्छे इंसान को भी टिकने में परेशानी होती थी, लेकिन विराज उसे इतनी आसानी से हैंडल कर रहा था जैसे वह एक छोटी बच्ची हो। उसने उसकी ट्राउजर को उसके शरीर से अलग कर दिया और यह महसूस करते ही खुशी की आंखें बड़ी हो गई। उसने डरते हुए विराज की तरफ देखकर कहा, नहीं। पर विराज अब उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। अगर वह उनका रिश्ता नहीं मानेगी और यह सोचेगी कि वह इंसान ना होकर सिर्फ एक रोबोट है जिसे शादी भी करनी है और अपने वक्त भी करने हैं, तो वह उसे उसकी उस गलतफहमी से बाहर निकालेगा। वह उसे बताएगा कि वह भी एक इंसान है और उसे भी प्यार करने का हक है। ये सोचते हुए वो खुशी की बेक और चेस्ट पर बाइट कर रहा था। खाली कॉरिडोर में चाहत थोड़ी दूर खड़े होकर उस दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने विराज और खुशी को किस करते हुए और विराज को खुशी को उस कमरे में ले जाते हुए देखा था। वह जानती थी कि विराज और खुशी एक दूसरे के लिए फील करते हैं, पर खुशी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उन फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है और उसमें विराज उसकी मदद कर रहा था कि वह इस रिश्ते को अपनाए, तो वह उसे नहीं रोकने वाली थी। यह सोचते हुए उसने अपने हाथ पीछे बांधे और मुड़कर वहां से चले गए। लंच करने के बाद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। वही वंश अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा, काफी समय हो गया है, हम सबको चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरह देखा और उसके सीरियस लुक को देखकर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। मान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है तुम सब इतना टाइम के बाद यहाँ आए हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? वंश ने कहा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मान ने अपना चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, तुम यहाँ से कर लेना, हम उसे नहीं सुनेंगे। पक्का? क्या पता तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहते हो या उसके साथ डेट पर जाना चाहते हो? बताओ बताओ वो कौन है? वंश ने आंखें छोटी करके उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो अपने दोस्तों से यह छुपाए कि उसकी जिंदगी में कोई है। ये सुनकर मान का मुंह बन गया। कुश ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो अभी तक 2 लड़कियों को डेट कर चुका हूं और वह दोनों ही खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऋतिक ने अपनी आंखें गोल घूमते हुए कहा, क्योंकि तू उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा। कुश ने एक तकिया उठाकर ऋतिक के मुंह पर फेंका और कहा, तू सेटिस्फाई नहीं कर सकता किसी को? बड़ा आया मुझे परेशान करने वाला। खुद को देखो, आज तक एक लड़की ने तुझे हाँ नहीं कही और मुझे बोल रहा है अरे मैंने तो भी दो गर्लफ्रेंड बनाई, पर तेरा क्या? ऋतिक ने घूर कर कुश को देखते हुए कहा, तो तू कहना चाहता है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता? कुश ने कहा, हाँ क्योंकि तू गे है।
ये सुनते ही ऋतिक का गुस्सा बढ़ गया और वो खड़े होते हो कहने लगा, तू रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से उसके पीछे दौड़ा, कुश भी सोफे के पीछे से कूदा और वहां से भागने लगा। दोनों पूरे पैलेस में इधर से उधर भाग रहे थे और उनके हंसी और चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। मान एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ वहां बैठा उन सारी आवाज को सुन रहा था जो आज उसके खाली घर में गूंज रही थी। वंश ने मान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है अब तेरी लाइफ में सब सही होने वाला है। मान मुस्कुराया और उसने हाँ में गर्दन हिलाए और फिर सिर घुमाकर अपने साइड में देखने लगा, जहां चाहत अपनी कंफ्यूज नजरों से वह मौजूद सारे लोगों की हरकतों और बातों को देख रही थी। उसने चाहत कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। चाहत ने अपने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके उस लुक से मान समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। वह अच्छे से जानता था कि वह लड़की उसके बिना आराम नहीं कर सकती थी और यह बात उसे एक अजीब सी खुशी देती थी, पर उसे एक डर लगता था कि अगर कभी उनके बीच किसी तरह के झगड़ा हुआ तो चाहत कितनी परेशानी से गुजरेगी। बात बदलने के लिए उसने कहा, खुशी और भाई अभी भी नहीं दिख रहे। चाहत अपने शब्दों से सही नहीं थी और उसने जल्दबाजी में कह दिया, वह दोनों कॉरिडोर के आखिरी कमरे में है। कुश और ऋतिक इधर उधर भागकर थक चुके थे और अभी वहां आकर खड़े हुए थे कि चाहत की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। सबने एक साथ कहा, क्या? चाहत ने हाँ में सिर हिलाया। उसे उन लोगों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग इतने शौक क्यों हैं। मान ने चाहत को अपनी तरफ घुमाया और कहा, चाहत तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? चाहत ने हाँ में सर हिलाया और कहा, वो लोग पिछले 3 घंटे से वही है। सारे लड़के उठकर खड़े हुए। मान ने कहा, चलो भाई जाकर देखा जाए, भाई आखिर कर क्या रहे हैं। पर इससे पहले कि मान अपना एक कदम भी आगे बढ़ा, पता एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। उसने मुड़कर देखा, चाहत अपनी खतरनाक नजरों से उन सभी को घूर रही थी। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, वहां कोई नहीं जाएगा। इतनी देर से उन सभी लोगों के साथ होने के कारण वो समझ गई थी कि वह दोनों जरूर वहां जाकर खुशी और विराज को परेशान करेंगे। जो सिचुएशन वहां क्रिएट हुई थी और जिस कारण वह दोनों साथ आ सकते थे, वो उसे ऐसे ही मिटने नहीं देना चाहती थी। वंश ने भी सीरियस होकर कहा, चाहत सही कह रही है, तुम सब लोग अपनी बचकानी हरकतें बंद करो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। कुश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सही बात है भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। पर ये तो गलत बात हुई ना। दोनों भाई ने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, यहाँ तक कि छोटे वाले नहीं शादी भी कर ली, पर हमारा क्या? आयुष ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम सब का कुछ नहीं, तुम लोग पूरी उम्र सन्यासी ही रहोगी। कुश ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, मतलब क्या है, क्या तू सन्यासी नहीं है? आयुष एक स्माइल के साथ कहा, मेरी अगले महीने एंगेजमेंट है। ये कहते ही उसे महसूस हुआ कि वह मौजूद सारे लोगों उसे खा जाने भरी नजरों से घूर रहे थे। कुछ ने उसका गला दबाते हुए कहा, अगले महीने एंगेजमेंट है और तू अब बता रहा है, क्या मैं जान सकता हूं तेरा रिश्ता कब पक्का हुआ? आयुष ने उसके हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, 3 महीने पहले। ये सुनकर तो बाकी सब और गुस्सा हो गए और उसे जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटने लगे। चाहत को उन पागल लड़कों के इस बिहेवियर की आदत हो गई थी, इसीलिए वह चुपचाप साइड में खड़ी थी। उसने देखा कि मान भी उसको ज्वाइन कर रहा था और आयुष के ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर पंच मार रहा था। उसने कहा, साले मेरी गर्लफ्रेंड बने तो भी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तू पिछले 3 महीने से रिश्ता जोड़कर बैठा है और तूने हमें नहीं बताया। तू रुक जा, तेरी तो शादी ही तुड़वाते हैं। ये कहते हुए उन सभी ने एक साथ अपना पैर आयुष के पैरों के बीच मारने के लिए उठाया। ये देखकर वह डर गया और उसने रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो भाई, गलती हो गई। मैं तुम लोगों को बताने वाला था, पर एक इम्पोर्टेंट डील के कारण मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा और पिछले 3 महीने से मैं वही हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो पक्का मेरी शादी टूट जाएगी और फिर तो मैं कभी शादी कर भी नहीं पाऊंगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने पैर हटा लिया। आयुष ने राहत की सांस ली और उठकर खड़ा होने लगा। उसके शरीर में उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने घूरकर मान को देखा, जिसने सबसे ज्यादा उसे मारा था, और कहा, तूने बदला लिया है ना? मान ने कुछ नहीं कहा और आसपास देखने लगा। उस कमरे में जब खुशी की आंखें खुली तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। उसमें जैसे ही हिलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपने पास रोक कर रखा था। उसने उसे इतने कस के गले लगाया हुआ था कि खुशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने अपने सिर उठाकर उस हैंडसम चेहरे की तरफ देखा, जैसी वो आज रिजेक्ट नहीं कर पाई थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि वो बार बार उसी करीब जा रही है। वो उस इंसान से दूर हो जाना चाहती थी जो उसे प्यार का एहसास दे रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा उसे खुशियां देकर छीन लेती थी और अब उसने उसी दर्द को दोबारा सहने की हिम्मत नहीं थी।
विराज के चेहरे को देखते हुए उसे उनके कुछ समय पहले बीते हुए पल याद आने लगे, खूबसूरत पलों को याद करते हुए जिसमें वह भूल चुकी थी कि वह कौन है और क्या कर रही है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे इंसान चाहिए था जो उसे प्यार की एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां गुलाबी धुआं उसके साथ चल रहा था और खुशियों के कई सारी फूल उसके पास थे। वह उस सपने से नहीं जागना चाहती थी। उसने विराज के चेहरे पर हाथ रखा, तभी उसे विराज की कही बात याद आने लगी। तुम नितिन तिवारी का केस भी हैंडल नहीं कर सकती, इस बात के अपने दिमाग से गुजरती है। खुशी हैरान रह गई। उसने ध्यान से विराज के चेहरे को देखा, खास करके उसकी आंखें और बाल अच्छे से चेक करने के बाद उसका दिल अंदर से कांप उठा। उसके साथ मौजूद इंसान जिसकी वह इतनी बड़ी फैन है और जो उसका आइडल था, यहाँ तक कि वह उसकी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ भी था और उनका लीडर भी वही था जहाँ खुशी काम करती थी। उसने जल्दी से विराज को खुद से दूर किया, पर जैसे ही वह उठने लगी, अपने पूरे शरीर में और खास करके अपने शरीर के निचले हिस्से में हो रहे दर्द ने उसे वापस बेड पर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही दोबारा उठने की कोशिश की, एक बड़े और ठंडे हाथ में उसे अपनी तरफ खींच लिया। विराज ने खुशी को बेड में पुश किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम क्या कह रही थी कि तुम उस चीज को भुला देना चाहती हो? क्या तुम अभी भी उसे भुला सकती हो? तुम्हारा पूरा शरीर सिर्फ मेरी छुआन और मेरे दिए निशानों से भरा है। क्या तुम अब भी किसी और को अपना सकती हो? खुशी विराज की तरफ देख रही थी। उसने उसके सवालों को इग्नोर किया और अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, तुम चीफ हो? विराज एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैंने सही सोचा था, तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। खुशी ने उसके हाथ को झटका और उससे घूरते हुए कहा, तो तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? और इतना टाइम से तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे? क्या मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना भी तुम्हारी किसी प्लान का हिस्सा है? विराज जो ध्यान से खुशी की बात को सुन रहा था, उसके आखिरी शब्द को सुनकर वो गुस्सा हो गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वह सब हमारी मर्जी से हुआ था पहले भी और आज भी। मैंने तुम्हें किसी तरह के फोर्स का यूज करके अपने बेड पर नहीं लाया था और तुम्हारा कहना है कि यह मेरा प्लान है। मिस खुशी धनराज, बेहतर होगा अपने दिमाग का इलाज कराओ। हर कोई तुम्हारी तरह प्लानिंग से नहीं करता। अगर बात ऐसी है तो मैं भी यह कह सकता हूँ कि कल जो हुआ था वह सब तुम्हारा प्लान था। तुम जानबूझकर मेरे करीब आई थी और तुमने मेरे साथ रिलेशन बनाए और सुबह मुझ पर ही इल्जाम लगाकर चले गई। क्या ये सब तुम्हारा प्लान नहीं था? और बाद में ये कहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? खुशी चुप रही। वो विराज से एक शब्द भी नहीं कहना चाहती थी। कुछ समय पहले जो उनके बीच हुआ था उससे उसे धीरे धीरे कल की सारी बात याद आने लगी थी और उसे ये पूरी तरह याद आ चुका था कि वही पहले इंसान थी जिसने विराज उसने खुद अपनी पास आने को कहा था और वह उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी, जबकि विराज ने उसे कई बार समझाया था। उसकी उस खामोशी से विराज को और गुस्सा आ रहा था। उसने झुककर उसके होठों पर रफली किस करना स्टार्ट कर दिया। बजाज एम्पायर प्रत्युष बजाज अपनी बड़ी सी बिल्डिंग के खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखा और पीछे खड़े जॉन से कहा, तो मिस्टर मान खुराना ने शादी कर ली। इंटरेस्टिंग, इतना बड़ा बिजनेसमैन और शादी इतनी सिंपल, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है मिसेज खुराना से मिलना ही पड़ेगा। हम भी तो जाने कि वो ऐसी कौन सी हस्ती है जिससे शादी करने के लिए मान खुराना को कोर्ट तक जाना पड़ा और इतनी सिंपल मैरिज करनी पड़ी। जॉन ने कहा, सर हम उसका साफ फोटो नहीं ले पाए थे, पर आपको उस फोटो में वह लड़की जरूर दिखेगी। प्रत्युष बजाज ने फोटो की तरह देखा जिसमें गहरे लाल रंग की सूट में एक लड़की दिख रही थी जिसके सारे बाल जुड़े में बने थे और उसका साइड फेस बिना किसी एक्सप्रेशन की गोरा और गुलाबी दिख रहा था। उसने उस फोटो पर अपनी उंगली फेरी। नैतिक तिवारी कहा, मिस्टर खुराना की चॉइस इतनी बुरी नहीं है, लड़की को खूबसूरत है, पता नहीं इसकी बेड परफॉर्मेंस कैसी होगी। जॉन ने अपनी लाचार नजरों से नैतिक तिवारी की तरफ देखा जिसके दिमाग में सिर्फ लड़कियों को बर्बाद करने की ख्याल आते रहते थे। नैतिक तिवारी ने कहा, वह कैसी है? जॉन जानता था कि नैतिक तिवारी किसके बारे में बात कर रहा है। मोनिका का कुछ दिनों से डॉक्टर से इलाज कर रही थी और उसकी कंडीशन अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी। जॉन ने अपनी आंखों में हल्की सी चमक के साथ कहा, वह ठीक है और काफी जल्दी रिकवर हो रही है। ये सुनकर नैतिक तिवारी की काली आंखें और गहरी हो गई। उसने अपने हाथों में अपने रेड वाइन के गिलास को पूरा खत्म किया और कहा, मैं जा रहा हूं। ये सुनते ही जॉन का दिल ठंडा पड़। वो उसके शब्द का मतलब अच्छे से समझ रहा था कि नैतिक तिवारी वापस मोनिका के पास जा रहा होगा। लड़की जो अभी ठीक तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, वो इंसान वापस उसे कुचलने वाला था। ये सोचते हुए कि मोनिका को कितना दर्द सहना होगा, जॉन की आंखें उदास हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर हिम्मत करके कहा, सर अभी वो रिकवर कर रही है।
नैतिक तिवारी ने अपना सिर उठाकर अपने वफादार इंसान की तरफ देखा और कहा, सच में तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है क्या? वो तुम्हारी कोई रिलेटेड है? जॉन अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था, उसने कहा, मैंने उसे अपनी बहन माना है। कि सुनते ही नैतिक के होठों पर एक गंदी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो तुम्हें मेरे साथ चलकर देखना चाहिए कि वह कितने अच्छे से परफॉर्म करती है। एक काम करो, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा, चलो। ये कहते हुए वह आगे चलने लगा। जॉन इस बात को सुनकर कांप उठा था। वो उस लड़की को उस हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहता था जिसे अपनी बहन का दर्जा उसने दिया था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। नैतिक तिवारी ने बिना पीछे मुड़ कहा, बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो, ना कि वो मेरी एम्प्लॉई है और उसे वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा। भले ही वो सारी चीजों को करते हुए मर क्यों ना जाए, पर वह अब तक नहीं मरी है और मुझे नहीं लगता कि वह इतनी जल्दी मरेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वह तेज कदमों से वहां से चला गया। ग्लास डोर पैलेस खुशी की जब आंखें खुली तो इस बार सच में वहां रात हो चुकी थी। उसने अपने शरीर में हो रहे दर्द को इग्नोर करते हुए जल्दी से विराज को खुद से दूर किया जो उसे कब से परेशान कर रहा था। उसने ये सब बहुत धीरे से किया था कि विराज की नींद ना खुले। वह उस इंसान का सामना फिर नहीं करना चाहती थी और ना ही वह चाहती थी कि उन दोनों के बीच वह सब दोबारा हो, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह थक चुकी थी और उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। लड़खड़ाते हुए वो खड़ी हुई और उसने अपने कपड़े पहने और सामने दिख रही बड़ी सी खिड़की को उसने खोल और वहां से उतर गई। वह सामने के दरवाजे से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो लोगों की नजरों का सामना करना चाहती थी और ना ही उनके सवालों का जवाब देना। उसने चाहत को मान के भरोसे छोड़ दिया था क्योंकि वह जानती थी कि वह इंसान उसका अच्छा से ख्याल रख सकता है। वो जल्दी से बाहर गई और उसने अपनी बाइक स्टार्ट करके एक बार मुड़ के उस पैलेस की तरफ देखा और वहां से निकल गई। लिविंग रूम में कुश ने मुंह बनाते हुए कहा, यार तुम लोग कितने बोरिंग हो, मुझे लगता है हमें एक बार जाके चेक करना चाहिए। अब तो रात भी हो गई है, हम सब डिनर भी कर लिया है, पर फिर भी इन लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा। उसकी आखिरी बात सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगे। वंश ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मुझे लगता है तुम्हें लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। ये सुनकर कुश ने अपनी लार निगल ली और धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन फिर भी ऋतिक ने कहा, वैसे कुछ गलत नहीं रहा है, तुम ही सोचो, क्या ये बहुत ज्यादा समय नहीं हो गया? मान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तुम सब ज्यादा सोच रहे हो, वो दोनों एडल्ट हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वैसे बड़े भाई का स्टेमिना इतना अच्छा है तो देखते हैं छोटा भाई क्या कमाल करता है। वैसे आज तुम्हारी भी फर्स्ट नाइट है, क्या तुम्हें याद है? आयुष की पहली बार सुनकर तो मान गुस्सा हो गया था, पर उसकी आखिरी बात सुनकर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी दोनों उंगलियों आपस में मिलाते हुए कहा, हाँ तू सही कह रहा है, मैं तो भूल ही गया था यार, मुझे डर लग रहा है। मान की बात सुनकर सब उसे ऐसे दिखने लगे जैसे वो कोई एलियन हो। कुछ ने हंसते हुए कहा, भाई तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू लड़की हो और चाहत लड़का। तुझे नहीं लगता ये सवाल चाहत का होना चाहिए था? ये सुनकर मान ने मुंह बनाया और अपने सिर उठाकर कहा, अब क्या करो, घबराहट हो रही है तो हो रही है। ऋतिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई चिंता मत कर, मेरे शेर जंग जीत के आना। मान ने आंखें छोटी करके उसे देखा और कहा, बकवास बातें मत कर, मैं किसी जंग पर नहीं जा रहा हूं। वंश ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, काफी समय हो गया है, हम सबको चलना चाहिए। ये सुनकर सब एक साथ खड़े हुई। ऋतिक ने कहा, तुम सही कह रहे हो, अब हम सबको चलना चाहिए। मान ने कहा, क्या तुम सब जा रहे हो? कुश ने हंसते हुए कहा, तो तू क्या चाहता है, हम तेरे कमरे से आ रही आवाज को सुने? मान ने अपने दोनों हाथ खड़े किए और कहा, नहीं तुम लोगों सच में चले जाओ, हम कल मिलेंगे। ग्लासडोर पैलेस अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही मान अपनी आंखों को बंद करते हुए अंदर आ गया। उसने सिर को उठाते हुए कमरे की तरह देखा जो हल्की पीली रोशनी से जगमग आ रहा था और बाकी पूरी जगह अंधेरे से ढकी थी। अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए उसने खुद से कहा, मान इतना क्यों घबरा रहा है? तूने उसे पहले भी कई बार किस किया है और उसके करीब गया है, तो आज तुझे क्या हो गया? अब वो तेरी वाइफ है, तेरा उस पर राइट है, तो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है और तू पहले से ही उसके दिल में अपने लिए रखता है। तुझे ऐसे नहीं घबराना चाहिए। अपने आप से बातें करते हुए वो पूरे कमरे में घूमने लगा, पर उसे चाहत कहीं नहीं दिख रही थी। वो कंफ्यूज हो गया और उसकी नजर बालकनी में गई जहां एक लड़की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसकी हल्की गुलाबी रंग की प्लेन साड़ी हवा में लहरा रही थी और पहली बार उसके जुड़े में बंधे बालों से कुछ लथे उसके चेहरे पर आ रही थी। उसकी आंखें आसमान की तरफ एक टक एक तारे को देख रही थी।
गले में अपने नाम का मंगलसूत्र, उसके माथे में दिख रहा सिंदूर मान दूर से देख सकता था। ये देखकर मान अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाया। उसने चाहत को पीछे से गले लगाया। अपनी खुली कमर पर ठंडे हाथों को महसूस करते ही चाहत की आंखें अपने आप बंद हो गई। मान ने अपना सिर चाहत के कंधे पर रखा और कहा, क्या तुम उदास हो? चाहत ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपनी तेज नजरों से अपने सिर को घुमाकर उस इंसान के चेहरे को देखा जो उससे दूर होकर भी उसकी भावना को समझ गया था। उसने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथ मान के हाथों पर रख दिया। उसकी पकड़ उन हाथों पर कश्ती जा रही थी जैसे वह अपने अंदर किसी तूफान से लड़ रही हो, और इस बात को महसूस करते ही मान ने धीरे से उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। वो उसके गले से उसके चेहरे की तरफ जा रहा था। उसके कान पर किस करते हुए उसने धीरे से कहा, क्या ये मेरी वजह से है? चाहत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, उसकी वजह से। मान ने भी सिर उठाकर उस चमकते हुए सितारे को देखा और कहा, क्या तुम उसके लिए उदास हो? चाहत ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, क्या मैंने उसके साथ गलत किया? क्या वो सोचेगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है और अब मैं उसे पसंद नहीं करती? मान मुस्कुराया और उसने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, वो जानता है कि तुम हमेशा से उसके साथ थी और वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता है। शायद वो जरिया था जिसने हमें जोड़ा है और उसी ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है। चाहत हम लोगों को नहीं चुनते और ना वो हमसे दूर होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम उन्हें अपने दिल में रख सकते हैं और अपनी यादों में वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारा हिस्सा था और तुम खुद से उसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकती, पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उसी दिल के एक छोटे से कोने में तुम मुझे जगह दो जहाँ मैं अपने लिए एक रास्ता बना सकूं जो तुम्हारे दिल से तुम्हारी आत्मा तक जाता हो। मैं जानता हूँ इस रिश्ते को निभाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एहसासों को भी नहीं जानती, पर हम साथ मिलकर सब कर लेंगे। चाहत ने मुड़कर धीरे से मान को गले लगाया और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। वो नहीं जानती थी कि क्यों, पर जब मान उसके करीब था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और वह कांप रही थी। वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी और उससे जुड़ जाना चाहती थी, पर उसका अतीत अभी भी उसे रोक रहा था। वो सोच रही थी कि वो उसे नहीं छोड़ पा रही है। वो अपने आप को दुर्गा की यादों से बाहर नहीं निकल पा रही है, और ऐसा क्या है जो उसे कह रहा था कि शायद उसे वापस अपने पुराने रूप में जाना होगा जो सिर्फ लोगों को बर्बाद करता था, और वही एक बात उसे मान के करीब जाने से रोक रही थी। मान ने धीरे से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। आज का दिन बहुत ज्यादा भारी था और मेरे दोस्तों ने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। हम सो जाते हैं। ये कहकर उसने झुककर चाहत को गोद में उठाया। चाहत एक तक उसके शांत और हैंडसम फेस को देख रही थी जो सिर्फ उसका था और जिसने सिर्फ उसे चुना था। उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत करते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों चुना? उसने कई जगह से और कोई मैगजीन्स में ये पढ़ा था कि मान खुराना एक बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बैचलर है जिसके पीछे दुनिया भर की लड़कियां पड़ी हैं और उसकी एक झलक पाने और उससे एक बार हाथ मिलाने के लिए तरसती है, पर आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और वह लड़कियों से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता। पर फिर उसने उसे क्यों चुना है, ये सोचते हुए चाहत कंफ्यूज हो रही थी। मान ने धीरे से उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके पास बैठते हुए कहा, क्योंकि तुम वही हो जो मेरी जिंदगी में आने वाली थी, जिसे मेरी खुशियों ने मेरे लिए चुना था। मुझे कभी किसी रिश्ते की पहचान नहीं थी क्योंकि मेरे पास सब खोखले थे, पर तुम वह हो जिसने मुझे सब दिया जो मेरे पास कभी कोई नहीं था। अपनापन, प्यार और सबसे जरूरी एक प्रोटेक्शन जो तुम्हारे पास होने से फील होती है कि कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये कहना थोड़ा अजीब है पर तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करवाती हो। ये सुनकर चाहत ने कुछ नहीं कहा। उसका एक हाथ अपने आप उठकर मान के चेहरे की तरफ चला गया और उसने अपनी भावनाओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तो किसी दिन अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मान ने कहा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा। हम सिर्फ आज में जी रहे हैं और हमारा आज हमारी कल को हमेशा के लिए मजबूत बनाता है। रिश्ता जितना मजबूत होगा उतना ही पक्का हमारा विश्वास होगा, और मैं जानता हूं तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये सुनकर चाहत ने मान की कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और जल्दी से उसके होठों पर किस कर लिया। मान शौक होकर आंखें बड़ी बड़ी कर चाहत की पलकों को देख रहा था जो इस वक्त बंद थी। वह चाहत के इस मूव से कोई रिएक्शन नहीं देख पाया था और अभी भी उसी पोजीशन में था। जब चाहत ने महसूस किया कि मान उसे किस बेक नहीं कर रहा है तो वह उदास हो गई और उसने उसे छोड़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ से लिया। मान को भी एहसास हो चुका था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने जल्दी से उसके साइड में लेटकर उसे गले लगाते हुए कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई। चाहत ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा वापस दूसरी तरफ घुमाने लगी, पर मान की पकड़ से थोड़ी मजबूत थी जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। उसने अपने चेहरे उठाकर उस क्यूट लड़के की तरफ देखा जो पाउट बनाते हुए उसे ही देख रहा था और कहा, क्या कुछ गलत था?
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मान उसे रिस्पांस क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी वह उसे किस करता था तो वह अपने आप से रिस्पांस देने लगती थी, तो फिर उस आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं था। ये सोचते हुए वह परेशान होने लगी थी। मान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए एक मुस्कान के साथ वापस उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और सॉफ्टली उसे किस करने लगा। उसका एक हाथ चाहत की खुली कमर से होते हुए उसके फ्लैट टमी की तरफ आ रहा था, जिससे चाहत हल्का हल्का कांप रही थी। उनकी किस को ब्रेक करते हुए मान ने चाहत की गर्दन और उसकी कॉलेबोन पर किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके ब्लाउज का गला डिप था और उसकी पतली साड़ी से उसकी स्किन को साफ दिखा जा सकता था। मान धीरे धीरे उसकी कोलाबन से होकर उसके सीने से होते हुए उसके टमी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसके होठों ने उसके पेट को छुआ, चाहत की पकड़ चादर पर कस गई। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है, पर वह मान से वो सब चाहती थी जो वह उसे दे रहा था। अपनी आंखों को बंद करते हुए अचानक उसके सामने एक इंसान का चेहरा दिखने लगा जो काफी नशे में और उसके पास आ रहा था। डार्क स्किन टोन वाली लड़की जिसकी शरीर पर जलने के निशान थे। शांति से वह बेड पर चुपचाप बैठी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो अपने पास है इंसान को देख रही थी जो इस वक्त उसके पास बैठा था। उसने उसके बालों को खींचा और उसके शरीर पर जगह जगह अपने काटने के निशानों को छोड़ने लगा। वो चाहत को इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा था कि जिस लड़की को कभी दर्द का एहसास नहीं होता था वह भी दर्द से चिल्ला रही थी। वो उस समय पहली बार किसी इंसान के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो रहा था, पर उस दर्द को इग्नोर करते हुए इंसान के साथ जबरदस्ती करता रहा। चाहत को महसूस हो रहा था कि वह कभी भी बेहोश हो सकती है, पर बेहोश होने से पहले ही उसने अपना हाथ उठाकर उस इंसान की गले के एक पॉइंट को दबाया जिससे वह बेहोश हो गया। उसने निशानों से भरे शरीर को ढकते हुए तरुण की तरफ देखा जिसने आज तक नहीं छुआ था और आज से लगभग मौत के करीब पहुंचा दिया था। उसे वह एहसास इतना बुरा लग रहा था कि वो उस चीज से नफरत करने लगी। देहरादून शाही हवेली हमेशा चहल पहल भरे माहौल से भरी रहने वाली जगह इस समय खामोश थी और पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। एक औरत कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर साइड में एक बटन को बार बार दबाकर लैंप की लाइट को बंद चालू कर रही थी। उस बड़ी सी हवेली में सिर्फ उतनी ही रोशनी बार बार आना जाना कर रही थी और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरावनी हो। हेमंत साइड में खड़े होकर उसी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें निराशा से भरी थी। जयपुर से लौटने के बाद से निर्मला देवी उस कुर्सी से एक बार भी नहीं उठी थी, ना ही उन्होंने अपने खून से सने कपड़ों को बदला था जो वह हुए हंगामे खराब हुए थे। वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी कि उन्हें अपने वारिस चाहिए। हेमंत नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह अपनी वफादारी के चलते उनका साथ नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, मैम हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। उसकी नज़र निर्मला देवी के हाथ में बने एक कट के निशान पर थी जो अब खराब होकर काले रंग में बदलते जा रहा था। अगर इसी तरह चलता रहा तो उस जहरीले चाकू का निशान से निर्मला देवी के उस हाथ को खराब होने का खतरा था और यह डर हेमंत को कब से था। निर्मला देवी ने अपनी खाली आंखों को उठाकर हेमंत को देखकर कहा, क्या इसके बाद हमारे वायु और हमारी दोनों पोतियां हमारे पास आ जाएगी? देखो, वायु के जाने से राजवंश का ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है क्योंकि वो इससे अलग हो गया है। उन्होंने अपने सारे शेयर्स निकाल लिए हैं। तुम तो जानते हो ना हेमंत, हमें इतना ऊपर लाने में सिर्फ वायु का ही हाथ था और इस तरह वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वो नहीं जानते कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम कर्ज में डूब जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा? निर्मला देवी के वीरा पर हमला करने के बाद और जयपुर से जाने के बाद ही वायु ने राजवंश कॉर्पोरेशन से अपने सारे शेयर निकाल लिए थे और उन कंपनियों को भी अलग कर दिया था जिसे उसने खुद अपने दम पर बनाया था। राजवंश कॉर्पोरेशन का ज्यादातर हिस्सा वायु के ही नाम था क्योंकि उसने कई सालों की मेहनत से उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था और वो इसका क्रेडिट किसी को नहीं लेने देने वाला था, खास करके निर्मला देवी को तो बिल्कुल नहीं। हेमंत की नजर न्यूज़पेपर पर गई जहां कई दिनों से सिर्फ राजवंश खानदान के बारे में न्यूज आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। साइड में बैठे गौरव जी और रमन में एक दूसरे की तरफ देखा ने आगे बढ़कर अपनी मां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हमारा भी छोटा सा बिजनेस है। आप तो जानती ही है ना कि हमें कभी इस खानदान ने अपनाया नहीं, ना ही किसी तरह का हिस्सा दिया गया, पर तब भी आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। निर्मला देवी ने रमन की तरफ देखा और कहा, पर तुम्हारे बेटे ने जो किया उसका क्या? माँ वह नादान है, पर इससे आपको ये तो पता चला कि वायु ने कभी दिल से आपको अपना माना ही नहीं। ये सुनते ही निर्मला देवी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, अगर हम खुश नहीं रह सकते तो हम उन्हें भी खुश नहीं होने देंगे। पता करो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। रमन ने उठते हुए कहा, शादी? वो उस लड़की से शादी कर रहे हैं।
ये सुनते ही निर्मला देवी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, इन्हें शादी करनी है, हम भी देखते हैं ये शादी कैसी होती है। शादी होगी जरूर, पर सिर्फ लाशों की, जो उस जगह पर हम बिछाने जाएंगे कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिस जिस इंसान ने हमें दुखी किया है हम उन सबको मार देंगे, और यह हम उस शादी के माहौल में ही करेंगे। देखते हैं कि वो छोटी शैतानों और उनके पिता में कितनी ताकत है। ये कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए रमन, हेमंत और गौरव जी भी कांप उठे। टू विंग्स होटल खाना हो जाने के बाद वायु धैर्या की तरफ देख रहा था, जो इस समय अपनी नजरों को झुकाकर कर बैठी थी। उसने उसके पास पहुंचकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं इस ब्यूटीफुल लेडी के साथ डांस कर सकता हूं? धैर्या ने अपने सिर उठाया और धीरे से अपना हाथ वायु के हाथ में दे दिया। वायु ने उसे खड़ा किया और साइड में रखे म्यूजिक सिस्टम पर एक सॉन्ग प्ले करके उसके साथ डांस करने लगा। उस बड़ी सी जगह में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे। डिम लाइट्स में वहां जगह में पहले ही कई सारे जुगनू बहुत चमक रहे थे। धैर्या का नीले रंग का सूट उसे एनवायरनमेंट पर उसे एक परी की तरह दिखा रहा था। वायु एक टक उसके चेहरे और उसके खुले बालों की तरफ देख रहा था। उसने उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम खुश हो? धैर्या मुस्कुराई और उसने वायु के सीने पर रख दिया। इस वक्त वो कुछ नहीं कह रही थी, पर उसकी वह मुस्कुराहट बता रही थी कि वह सच में खुश है। उसने अपने दोनों हाथों उसे लगाया और उसे हवा में उठा लिया। इस वक्त बहुत ज्यादा खुश था। धैर्या मुस्कुराते हुए उसे ट्रांसपेरेंट छत से दिख रहे सितारों से भरी आसमान को देख रही थी। कुछ पल बाद जब वायु ने उसके कदमों को वापस जमीन पर रखा तो धैर्या को थोड़े से चक्कर आ गया। वायु ने उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? धैर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वायु की बाजू में अपना हाथ डालकर उस बड़े से टेरेस पर घूमते हुए कहा, हमें ये जगह बहुत पसंद आई, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। ये सुनकर वायु के होठों की वह बड़ी सी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो अपनी जगह रुक गया। धैर्या पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। उसने कहा, आप ठीक है? वायु ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये सारी अरेंजमेंट मैंने नहीं की है। ये सुनकर धैर्या कंफ्यूज हो गई और उसने वायु को अपने सिर उठाकर देखते हुए कहा, अगर आपने नहीं किया तो किसने किया है? अब वायु को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शायद वीरा ने। धैर्या की बड़ी बड़ी हो गई, वो आसपास देख रही थी। उसने साइड में लगे एक बड़े से बोर्ड को देखा जिस पर टू विंग्स लिखा था। उस नाम को पढ़ते ही धैर्या को अचानक से याद आया कि उसने एक बार अपनी बेटियों के कमरे को साफ करते समय एक लाल रंग की किताब पर ऐसा ही नाम लिखा देखा था। ये सोचते हुए कि वह एक होटल की फाइल थी जो उस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। धैर्या ने अपने हैरानी से भरे चेहरे के साथ कहा, तो क्या ये होटल भी उन दोनों की ही है? वायु ने आह भरते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये होटल एशिया के टॉप 10 में से एक है, जिसकी अभी तक अलग अलग शहरों में कई ब्रांचेस खुल चुकी है और यहाँ की फैसिलिटीज का मुकाबला इंटरनेशनल से किया जाता है। सिर हिलाते हुए धैर्या ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उनके पास ईश्वर का कोई वरदान है? ये हमारे पास ऐसा कोई श्राप है जो हम अपनी बेटियों को इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं। हम ये देखकर खुश हैं कि उन्होंने इतनी तरक्की की है और इतनी ज्यादा कामयाब है, पर हमें डर लगता है इंसान जितना कामयाब होता है उसके दुश्मन होते हैं। आप जानते हैं उन लोगों के पास एक टीम भी है, क्या नाम था उसका? हमें याद है, हाँ, ब्लैक बटरफ्लाई। आप बताइए, इतने खतरनाक लोगों के साथ और लोगों को मारते हुए उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित करेंगे? वायु ने उसे धीरे से गले लगाया और कहा, हम हैं उनके लिए, और जब तक हम चारों साथ हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। धैर्या ने वायु की तरफ देखा और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, हम जानते हैं आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम आपके साथ। वायु ने अपने सिर हिलाते हुए धैर्या की तरफ देखा और कहा, तो कल से हम मिल नहीं सकते हैं क्या? तुम थोड़ी उदास हो? धैर्या ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, हम क्यों नाराज होंगे? अरे, हमें तो एक नीली आंखों वाले राक्षस से कुछ दिन की आजादी मिल रही है, हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। वायु ने उसे घूर के देखा और कहा, तो तुम्हें मैं नीली आंखों वाले राक्षस दिखता हूं? धैर्या ने हाँ में सिर हिलाया और वायु की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई। वायु ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, तुम रुको, तुम्हें मैं अभी बताता हूं। ये कहते हुए वह भी उसके पीछे भागा। धैर्या ने भारी सांसें लेते हुए कहा, वायु, हम थक गए हैं। वायु ने उसके पास पहुंचकर उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि परेशान करना किसे कहते हैं। अपनी बातों को कहते हुए वह उसे वहां बने एक राउंड शेप बेड के पास ले गया जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बेड के चारों तरफ व्हाइट कलर के पर्दे थे और उसके ऊपर कई सारे जुगनू घूम रहे थे। धैर्या ने वायु की आंखों में देखते हुए कहा, और अगर हम ना जाना चाहे तो?
वायु ने बिना कुछ कहे झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। धैर्य इसके लिए तैयार नहीं थी और अचानक हुए उस किस से उसका शरीर कांप उठा। थोड़ी देर तक सटेड रहने के बाद उसके हाथ अपने आप वायु की गर्दन पर कसने लगे और वो उस किस में उसका साथ देने लगी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब वायु धैर्य के होठों से अलग हुआ तो वो उसके लाल चेहरे को देख रहा था, जो सांस न आने के कारण और शर्म के कारण, दोनों ही कारणों से गुलाबी रंग में बदल गया था। उसने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी शर्म आती है? धैर्य ने मुंह बनाया और कहा, सब आपकी तरह बेशर्म नहीं होते। वायु ने उसे घूरा और उसके गले पर लगे दुपट्टे को खींच लिया, जिससे धैर्य और ज्यादा हैरान हो गई। उसने उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? वायु ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी गर्दन और कलबोन पर वाइट करने लगा, जिससे धैर्य अपना कंट्रोल खो रही थी और उसकी मीठी आवाज उस जगह में गूंजने लगी थी। बजाज विला। नैतिक तिवारी जब अपने विला लौटा तो उसने देखा वहां का माहौल बहुत ज्यादा शांत था और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट्स को ऑन करी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी होठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो आज कुछ गलत करने वाला है। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, उसे एक जानी पहचानी और मीठी खुशबू अपने शरीर से गुजरती हुई महसूस हुई, जिससे उसकी स्माइल और उसकी आंखों की शैतानियां बढ़ गई। उसने कमरे की लाइट को ऑन किया और देखा बेड पर एक लड़की व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर लेटी हुई थी। उसका चेहरा, जो कुछ दिनों पहले पीला पड़ चुका था, अब हल्के गुलाबी रंग में बदल गया था। वो सोती हुई एक फ्रोजन की तरह लग रही थी। अपने तेज कदम के साथ उसके पास पहुंचकर उसने उसके पैरों से उसे छूते हुए उसने अपने हाथ को आगे ले जाना शुरू किया। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, पर अभी तक मोनिका को होश नहीं आया था। उसे घूरते हुए उसने अपने नाखून उसके शरीर पर गड़ा दिए। दर्द की उस एहसास से मोनिका की आंखें खुल गई। अपने सामने दिख रहे इंसान को देखते ही उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने बिना किसी भाव के नैतिक तिवारी की तरफ देखा। नैतिक तिवारी झुका और उसने उसके बालों को खींचते हुए कहा, तो तुम्हें होश आ गया? मोनिका अभी भी बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख रही थी और ये देखकर नैतिक तिवारी की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने उसे जोर से उसे बेड पर पटका और कहा, ये ठीक है, अगर तुम डर जाती तो शायद मैं तुम्हें आज मार डालता, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी मरोगी। ये कहकर वह उठा और वहां रखी शराब की बॉर्डर उठाकर उसे शराब पीने लगा। ग्लासडोर पैलेस। चाहत अपनी ही ख्यालों में खोई हुई एक अलग दुनिया में जा चुकी थी। उसे एक तरफ तरुण दिख रहा था तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जगह, जहां पर कई सारे लोग जमीन पर लाशों में बिखरे हुए थे। अचानक से वो सब जिंदा हो गए और अलग अलग जगह खड़ी हो गए, जिनमें से कुछ लड़कियां रो रही थी तो बाकी सारे आदमी हंस रहे थे। एक शख्स जिसकी गहरी काली आंखें एक सावली का लड़की पर टिक गई थी, वह उसके पास आया और उसने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, दुर्गा, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, पर सोचा नहीं तुम इतनी खूबसूरत होगी। चाहत बिना किसी भाव के उस इंसान की तरफ देख रही थी। उसने उसके हाथ को खुद से दूर हटाने के लिए उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वो इंसान जमीन पर गिर गया। अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से उसने चाहत को घूरा और कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? चाहत अभी भी बिना किसी भाव के उसे देख रही थी और उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। ये देखकर उस इंसान को गुस्सा आ गया और उसने खड़े होते हुए कहा, नैतिक तिवारी, तुमने नैतिक तिवारी पर हाथ उठाया है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। चाहत ने नहीं सोचा था कि उसके कहे शब्द उसे सच में पछताने पर मजबूर करेंगे। कुछ दिन बाद नैतिक तिवारी कई सारे हेलीकॉप्टर में अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचा और उसने वह मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लिया। वह ये जानता था कि चाहत सबसे ज्यादा किस इंसान को पसंद करती है और उसने उसी लड़की का उन सभी लोगों के बीच रेप किया था जिसे चाहत अपनी जिंदगी मानती थी। मुस्कान उस वक्त दर्द से चिल्ला रही थी क्योंकि वो सिर्फ 18 साल की थी और उसकी मासूमियत को चाहत ने उस खतरनाक माहौल में काफी अच्छे से बचा कर रखा था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ वो सब होता देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। जंजीरों से बंद होने के बाद भी उन्हें तोड़ते हुए अपने हाथों से खून बहा रही थी और आखिरकार वो उसे तोड़ने में कामयाब रही। उसने गुस्से में आकर उस पूरी जगह पर मौजूद हर एक इंसान को मार डाला था, भले ही वह उसके साथ ही क्यों ना हो, क्योंकि उन सब ने भी मिलकर उसे धोखा दिया था। तेज दर्द के एहसास से चाहत अपने होश में आए। उसने देखा वह इस जमीन पर गिरी हुई है। अपने सिर उठाकर उसने जैसे ही बेड की तरफ देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मान के कपड़े कई जगह से फटे थे और उसके शरीर के कोनों से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान भी था और वह अपने गले पर हाथ रखकर बैठा था। उसने अपनी घबराई हुई आंखों से चाहत को देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो दोनों इतनी रोमांटिक पल को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक चाहत ने उसे मारना और उसके गले को दबाना क्यों शुरू कर दिया था। वह देख सकता था कि उस वक्त चाहत की आंखें बंद थी और शायद वो किसी तरह का सपना देख रही थी, पर वह मान पर हमला कर रही थी। मान काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था।
चाहत को हकीकत और सपने में फर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगा। वो जल्दी से होश में आए और उसने मान के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। मान के गाल का एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह सूज चुका था और वहां हाथ की उंगलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। जिस समय उसने सपने में नैतिक तिवारी को थप्पड़ मारा था, शायद तब उसने मान को भी मार दिया था। मान चाहत की आंखों में पछतावे को देख सकता था। उसने नोटिस किया कि उसकी आंखें इस वक्त नम थी। अपने दर्द को इग्नोर करते हुए उसने जल्दी से चाहत को गले लगाया। चाहत की दिल की धड़कन काफी तेज चल रही थी और वह मान के जख्मी शरीर को देख रही थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मान उसके बालों को सहला रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। चाहत ने सिर उठाकर उस इंसान की तरह देखा जो अपने दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपने सपनों में हिलाते हुए कहा, झूठ, तुम ठीक नहीं हो। ये कहकर उसने एक झटके से मान की शर्ट को फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। मान मुंह खोले चाहत की तरफ देख रहा था जिसने इतनी बेशर्मी से उसकी शर्ट फाड़ दी थी। अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को कवर करते हुए उसने मुंह बनाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? माना कि अब तुम मेरे लिए लीगल वाइफ हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकती हो। प्लीज मुझे बख्श दो, थोड़ा तो रहम करो। चाहत घूर कर मान को देख रही थी। उसने साइड के ड्राइवर से मेडिकल बॉक्स निकाला और एंटीसेप्टिक को कॉटन में लेकर मान की खरोच पर लगाने लगी जो उसके शरीर पर जगह जगह पर गई थी। तेज जलन के एहसास से मान की चीख निकल गई, जिसके बाद चाहत धीरे धीरे फूंक मारते हुए उसे उस दवा को लगाने लगी। चाहत की गर्म सांसों को अपने शरीर पर महसूस करते हुए मान अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने अपनी जलती हुई निगाहों से चाहत की तरफ देखा जिसका चेहरा झुका हुआ था और उसके गुलाबी होंठ उसकी स्क्रीन की बहुत करीब थे। उसके चेहरे पर आ रहे कुछ बाल उसकी आंखों को छुपा रहे थे। मान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन बालों को उसके कान के पीछे करा और कहा, इतनी चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। चाहत उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रख रही थी। अच्छे से एंटीसेप्टिक लगा देने के बाद जब उसने अपने सिर को उठाकर मान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो पता नहीं क्यों उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, कपड़े बदलो। मान चाहत की कानों की तरफ देख रहा था जो इस समय काफी लाल थे। उसने उसके कान पर किस करते हुए कहा, नहीं, जिस तरह तुमने मेरे कपड़ों को हटाया अब मैं भी वही करूंगा। ये सुनकर चाहत की दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी का अपार्टमेंट वॉशरूम के अंदर खुशी शावर के नीचे खड़ी थी। गर्म पानी उसके शरीर से गुजर रहा था और उन पर बने जख्म को जला रहा था। अपना हाथ उठाकर उसने उन्हें छुआ। जो विराज ने उसे दिए थे वो पहले से ही दर्द में थी और विराज ने आज फिर उसके साथ वही किया जिस कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो सरकते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अपने दिमाग से वो उसके और विराज के पलों को नहीं मिटा पा रही थी। वह नहीं भूल पा रही थी कि उसने खुद आगे जाकर उस इंसान को अपने करीब आने को कहा था और उसके लाख मना करने पर भी वह उसके साथ इंटीमेट हुई थी। अपने शरीर को जोर से रगड़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ को फर्श पर मारा और कहा, क्यों मैं उसके बारे में नहीं भूल पा रही हूँ? मुझे नहीं सोचना वह इंसान मेरे लिए कोई नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती तो फिर वह क्यों मुझे वह सब सिखा रहा है जो सिर्फ दर्द देता है? वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? ये कहते हुए खुशी फर्श को घूर रही थी। कुछ पल बाद उठकर खड़ी हुई और बाथरूम पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई। लिविंग रूम में आकर उसने देखा कि एक शख्स सोफे पर बैठा था। उसकी पीठ खुशी की तरफ थी, इसीलिए खुशी को लगा कि वो विराज है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मुझसे दूर रहो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुशी की आवाज सुनकर जैसे ही वो इंसान पीछे मुड़ा उसका चेहरा देखकर खुशी चुप हो गई। अविनाश उठकर खड़ा हुआ और उसने खुशी के कंधों से पकड़कर उसे कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? खुशी ने उसके दोनों हाथ झटके और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश ने अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर खुशी की आंखें तेज हो गई। उसने अविनाश की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मुझे लेने आए हो? अविनाश ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, बेबी, कल से हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो रही है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना है क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी वही है। ये सुनकर खुशी ने कुछ नहीं कहा। अविनाश ध्यान से उसे देख रहा था। छोटा सा बाथरोब उसके थाई तक आ रहा था और उसके लंबे बाल उसके कंधे की एक तरफ थे। उसके गाल गुलाबी थे और वह इस समय बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी उस ब्यूटी को देखकर अविनाश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने खुशी की कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, कब हमारी शादी होगी? मुझसे और वेट नहीं हो रहा। अपने आप को अविनाश की बाहों में देखकर खुशी की आंखें ठंडी हो गई। उसने उसी ठंडी आवाज में कहा, मुझे छोड़ो।
अविनाश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसी और कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा तो तुम बाद में बच जाओगी? खुशी ने अविनाश के दोनों हाथों को अपनी कमर से हटाया और उन्हें मोड़कर उसकी पीठ के पीछे करते हुए कहा, खुशी खुशी नाम है मेरा, जो मैं नहीं करना चाहती वह मुझसे कोई नहीं करा सकता, और जो मैं कर सकती हूँ उस बारे में से थोड़ी चीज है तो तुम जान ही चुके हो। खुशी की बातों को सुनकर अविनाश भूल चुका था कि उसके सामने कितने सारे लोगों को ऐसे ही मार डाला था। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं जानना तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। खुशी ने अविनाश के हाथ को छोड़ा और आह भरते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान पैक करा और अविनाश के साथ बिल्डिंग से बाहर आ गई। अविनाश अपनी लग्जरियस कार के पास खड़े होकर यह सोच रहा था कि खुशी उसके पास आएगी, पर उसने देखा खुशी अपनी पुरानी बाइक पर बैठकर पहले ही निकल चुकी थी। उसने चीढ़कर उस तरफ देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वह भी उसके पीछे चला गया। ग्लास डोर पैलेस। मान चाहत को देख रहा था, जिसके हाथ उसके साड़ी के पल्लू पर थे। वह उसे एक शब्द भी नहीं कह रही थी और लगातार उसकी आंखों में देखकर जा रही थी। मान भी इस वक्त चाहत की आंखों में ही देख रहा था, जिसमें उसे किसी तरह की झिझक, डर या गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दिख रहा था तो सिर्फ एक एहसास जो वह खुद भी अपने अंदर महसूस करता था। उसकी साड़ी को उसके शरीर से अलग करते हुए उसने चाहत को बेड पर लिटाया और उसके बालों से खेलते हुए कहा, हम यह नहीं करेंगे। चाहत उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और अपनी आंखों को खोलकर उसे देखने लगी। मान मुस्कुराया और उसने उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो और जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। चाहत, मैंने तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है और वह हमेशा ऐसा ही रहेगा, भले ही तुम जिंदगी भर मुझे खुद ही करीब न आने दो। मैं नहीं जानता जिंदगी तुम्हें किस चीज की परेशानी है या ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें लोगों से दूर रखती है, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में वह इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास तुम हमेशा रहना चाहती हो। इसलिए हम हमारे इस रिलेशनशिप को वक्त देंगे, इतना कि तुम इसे अपना सको। चाहत ने अपने सिर झुकाया और बुड़बुड़ाते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मान ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, चुप हो जाओ वरना मैं सच में अपना कंट्रोल खो दूंगा। ये कहते हुए उसने ब्लैंकेट से खुद को और चाहत को कवर किया और उसे हक करके सो गया। चाहत काफी देर तक उसके शांत चेहरे को देखती रही, वह इंसान जो अब सिर्फ उसका था और वह उसे तब भी उसकी मर्जी के बिना छूने को तैयार नहीं था। चाहत के लिए मान की इज्जत अपने दिल में बढ़ती जा रही थी। उसने अपने सिर को उठाकर आसमान की तरफ देखा जो उस बड़ी सी खिड़की से दिख रहा था, उस तारे को देखते हुए जिसमें उसे अपना अंश मिलता था। उसने धीरे से कहा, क्या इसे खुशियां कहते हैं? ये कहते हुए उसके ऊपर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और चांद की रोशनी उसे और सुंदर दिख रही थी। उसने अपना सिर मान के सीने में छुपाया और आंखों को बंद कर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।